Let us start with our next question. PQR Limited having an annual sales of rupees 30 lakhs. So information is given about a company जिसका पूरे साल का सेल्स है 30 लाख रुपए. Is reconsidering यानी PQR Limited is reconsidering its present collection policy. तो वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अपना जो भी कलेक्शन पॉलिसी है उसको क्या चेंज किया जाए, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं. At present, ACP average collection period is 5050 days and loss on account of bad debts are 5% of the sales. जितना भी सेल्स होगा उसका 5% क्या है, बेड डेट से. और अभी हमारा कलेक्शन पीरियड है 50 दिन. द कंपनी इज इंकरिंग an expenditure of rupees 30,000 on account of the collection of the receivable. अभी हम लोग 30,000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द रिसीवेबल. यानी कि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है किसके लिए, फॉर कलेक्टिंग द रिसीवेबल, इट इज 30,000. कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 10%, यानी हमको डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है 10%. द ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज आर एज अंडर. तो हम लोग दो पॉलिसी के बारे में सोच रहे हैं, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 और ऑल्टरनेटिव नंबर 2. इन दोनों में एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बेड डेट्स क्या हो जाएगा, और कलेक्शन का कितना खर्चा करना पड़ेगा वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है. इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ, हाईलाइट द पोर्शन इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड स्टेट विच ऑल्टरनेटिव इज मोर बेनिफिशियल, टेक 360 डेज इन अ ईयर, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. So we are required to take a decision over here कि कंपनी को क्या करना चाहिए. कंपनी को जो प्रेजेंट पॉलिसी है उससे कंटिन्यू करना चाहिए या उनको ऑल्टरनेटिव नंबर 1 या तो उनको ऑल्टरनेटिव नंबर 2 सजेस्ट करना चाहिए. दैट इज द क्वेश्चन. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते कि कैसे करने का. So let us have understanding of the information of the question. I am reading the question again. PQR Limited is having annual credit sales of 30 lakhs. So annual credit sales of the company is 30 lakhs. Is reconsidering its present collection policy. At present, average collection period is 50 days. तो अभी हम लोग 50 दिन में कलेक्शन कर देते हैं. एंड द बेड डेट्स लॉसेस आर 5%. सो परसेंटेज ऑफ द बेड डेट्स 5%. हमारे 5% ऑफ द कस्टमर्स अभी डिफॉल्ट कर रहे हैं. द कंपनी इज इंकरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000 ऑन अकाउंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रिसीवेबल. सो देयर इज एन एनुअल कलेक्शन कॉस्ट. It is an amount of rupees 30,000. The cost of funds is 10%. So cost of capital is given as 10%. The alternative policies are as under. First alternative, जिसमें कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 40 दिन, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बेड डेट्स हो जाएगा 4% और एनुअल कलेक्शन एक्सपेंसेस होगा 60,000. ऑल्टरनेटिव नंबर 2, जिसमें हमारा कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 30 डेज, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बेड डेट्स हो जाएगा 3%, पर उस केस में हमारा कलेक्शन कॉस्ट हो जाएगा 95,000. लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर दैट यू हैव टू अडॉप्ट द इंक्रीमेंटल अप्रोच टू स्टेट which alternative is more beneficial, and for the purpose of calculation you have to take 1 year is consisting of 360 days. That is what, so the question is providing the information. I want somebody to write in the chat box that ये क्वेश्चन में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिसिंग है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है. एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉस्ट का मिसिंग है और दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारा रिवाइज्ड सेल्स का मिसिंग है. यानी अगर हम लोग नया कलेक्शन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे
तो उस केस में हमारा सेल्स क्या होगा, उसके लिए क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन नहीं है। आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स दैट 40 डेज के टाइम पीरियड में और 30 डेज के टाइम पीरियड में हम लोग सेल्स का वैल्यू क्या लेंगे। Friends, in absence of an information regarding the revised sales, we'll assume that the sales value is going to remain same. That is an amount of 30 lakhs over here, and that is again an amount of rupees 30 lakhs over here. हम लोग सेल्स का वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे, जो अभी है उतना का उतना ही अज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हमारा रिवाइज्ड सेल्स क्या होगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। दूसरा, वी अंडरस्टैंड दैट से यहाँ पे हमको कॉस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। So importantly, as per institute suggested answer, which is very much reasonable also, we will compute the carrying cost on sales value. See, always we have to compute the carrying cost on the cost only, but over here directly or indirectly cost का information question में नहीं दे रखा है। That is the reason से we are required to compute the carrying cost on sales value, ऐसा हम लोग समझते हैं। This is the way we are required to make the computation of the answer. अच्छा, दूसरा एक यहाँ पे जो नया पॉइंट है वो कलेक्शन कॉस्ट का नया पॉइंट है। तो कलेक्शन कॉस्ट का मतलब ये है दैट व्हाटएवर द एक्सपेंसेस दैट वी इंकर फॉर कलेक्टिंग द रिसीवेबल, उस पे क्या क्या आ जाएगा। वी अंडरस्टैंड दैट से हमने कुछ स्टाफ मेंबर्स रखा हुआ है जो हमारा कस्टमर्स का रेगुलर फॉलो अप करता है फॉर कलेक्टिंग द रिसीवेबल, वो आ जाएगा। दूसरा, वी अंडरस्टैंड दैट से सपोज कि कोई कस्टमर हमको पैसा नहीं दे रहा है तो हम लोग उसके ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हैं, तो वो जो लीगल एक्शन लिया जाता है उसका जो भी एक्सपेंसेस है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द कलेक्शन कॉस्ट। तीसरा, वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग दिस वर्क इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कलेक्शन कॉस्ट। यानी ये सारे के सारे एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है उसको हम लोग कलेक्शन कॉस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे हमको ये कलेक्शन कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे रखा है दैट से कलेक्शन कॉस्ट हम लोग 30 का 60 करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा कलेक्शन पीरियड कम होगा और उसकी वजह से क्या होगा, वी विल बी एबल टू रिड्यूस द बेड डेट्स। हमको ये क्वेश्चन का लॉजिक कैसे समझने का है, क्वेश्चन का लॉजिक ऐसे समझने का है कि अगर हम लोग हमारा कलेक्शन का सिस्टम पहले से इफेक्टिव कर रहे हैं तो हमारा कलेक्शन पीरियड भी कम हो जाएगा और हमारा लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बेड डेट्स भी कम हो जाएगा। ये 30 का 95 किया जाएगा, देन इन दैट केस अगेन हमको दो फायदे होंगे। एक, हमारा कलेक्शन पीरियड रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा हमारा लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बेड डेट्स भी रिड्यूस हो जाएगा। सो दीस आर द एडवांटेजेस दैट वी विल हैव विद द incurring more and more collection expenses, ऐसा हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। So this is the way we are supposed to have understanding of the question. ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर यहाँ पे कलेक्शन पीरियड कम हो रहा है तो सेल्स वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। देखो वो बात आपकी सही है, पर यहाँ पे हमको लॉजिक ऐसे लगाने का है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा कलेक्शन का जो पॉलिसी है, हम लोग जो हमारा कलेक्शन का मेथड है वो हम लोग पहले से ज्यादा इफेक्टिव कर रहे हैं। इन अ वे दैट द कस्टमर्स को हम लोग अच्छी तरह से फॉलो अप करते हैं। कस्टमर बोलता है कि भाई यहाँ के चेक लेके जाओ तो वहां जाके चेक लेके आते हैं, उनको 5 दिन के पहले एक रिमाइंडर भिजवा देते हैं। अगर वो बोलता है कि 3 दिन के बाद कॉल करो तो हम लोग 2 दिन के बाद कॉल करके बोलते हैं दैट से भाई कल आपका पेमेंट ड्यू होने वाला है। ऑल दीज थिंग दैट से वी आर डूइंग दैट इज कंसीडर्ड टू बी लाइक द कॉस्ट दैट वी आर इंकरिंग फॉर कलेक्टिंग द रिसीवेबल। तो इसका सबसे पहले एक छोटा सा नोट लिखते हैं और उसके बाद हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। चलो, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, पहला पॉइंट लिखो। In this question, we have to evaluate, comma, whether to implement new collection policy
or not. Full stop. Second point, revise the sales information have not been given. Full stop. So we assume that sales value will remain same, rupees 30 lakhs. Third, information about variable cost or total cost have not been given. Full stop. So carrying cost will be calculated on sales value. Full stop. Fourth point, collection cost means cost incurred for collecting receivable. Full stop. उससे मैं लिखो आगे. It includes payment to staff members who look after collection work. Full stop. उससे मैं लिखो आगे. Any litigation expenses for recovery from customers. Full stop. Other such infrastructure expenses form part of collection expenses. Full stop. Fifth point, in this question, we have been given clearly that incremental approach is to be adopted.
for decision making. Full stop. So friends, we understand that say we don't have a choice but to go for the incremental approach for decision making. Now friends, in case of incremental approach, usually we do answer in these four steps: total fixed cost, variable cost to sales ratio, incremental or change in the carrying cost, and last is the incremental profit or loss. Of course, all of you can understand that since cost information is not given, step number 1 and step number 2 will not be applicable. Directly we are required to start with the incremental, that is the change in the carrying cost. We can see friends that the collection period reduces from 50 to 40, collection period reduces from 50 to 30. So in both the cases what will happen? So there will be a savings in the carrying cost. Why? Because the collection period reduces, with that there will be a savings in the carrying cost. That is what we are required to calculate over here in our very first step. Usually the third one, but over here it will be first step. So I request all of you to write an answer along with me. Step number 1, total fixed cost, and step number 2, variable cost to sales ratio, are not applicable. Full stop. Step number 3, directly we will start calculation of savings of carrying cost. Calculation of savings of carrying cost. In that we can say something like this. Column number 1 will be average collection period. Column number 2 will be carrying cost. As far as the carrying cost is concerned, it will be calculated as annual credit sales divided by 360 days into average collection period into cost of capital. This is the way the carry cost is calculated, and last column will be savings in carrying cost. So we'll make this calculation for 50 days. In case of 50 days, it will mean 30 lakhs divided by 360 into 50 into 10%. So the answer will be found as 30 lakhs into 50 into 0.1 divided by 360. 41,667. That is what's the carrying cost in the first case. In case of 40 days, 30 lakhs divided by 360 into 40 days into 10%. That is the way we will compute the carrying cost. So 30 lakhs into 40 into 0.10 divided by 360. That comes to 33,333. And lastly, we'll make calculation for 30 days. In that case, it is 30 lakhs divided by 360 into 30 days into 10%. So the answer is 30 lakhs into 30 into 0.10 divided by 360, 25,000.
This is the way the carrying cost is calculated. I request all of you to fill up the last column on your own, savings and carrying cost, and put your answer in the chat box. तो फ्रेंड्स, सेविंग्स एंड कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझ लेते हैं. वी हैव टू कंपेयर द न्यू पॉलिसी ओवर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी. यानी अगर हम लोग 30 डेज का कलेक्शन पीरियड होगा इंस्टेड ऑफ 50 डेज, तो सेविंग्स कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे. इट इज 41,667 माइनस 25,000, यानी सेविंग्स हमारा होगा 16,667. ऐसा किया जाएगा. और अगर हम लोग 40 डेज का एवरेज कलेक्शन पीरियड रखते हैं, दैट इज हो जाता है इंस्टेड ऑफ 50 डेज, तो उसमें हमारा सेविंग्स क्या होगा 41,667 माइनस 33,333. इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमको क्या करना है, जो नया पॉलिसी है उसको एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ कंपेयर करना है. सो इट इज 8,334. ऐसा करके हमको सेविंग्स एंड कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है फॉर द न्यू ओवर द एग्जिस्टिंग, फॉर द न्यू ओवर द एग्जिस्टिंग, ऐसा हम लोग समझते हैं. ना फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमारा सेल्स सेम रहता है, उसमें आप सेविंग्स एंड कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन एक अलग मेथड से भी कर सकते हो, वो मैं आपको समझाता हूं. हमेशा ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सेल्स का वैल्यू यूजुअली चेंज होता है इस वजह से. पर ये क्वेश्चन में हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमारा सेल्स का वैल्यू सेम रहता है. वी अंडरस्टैंड दैट से एवरेज करेक्शन पीरियड 40 डेज, उस पर मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, सेविंग्स इन कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन कर सकता हूं. सेविंग्स इन कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इट इज एनुअल क्रेडिट सेल्स divided by 360 days into reduction in collection period into cost of capital. ऐसा हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं. जैसे कि सपोज हमने 40 डेज का एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा हो जाता है, सेल्स हमारा 30 लाख का 30 लाख ही रहता है, divided by 360 days into, इंपॉर्टेंटली यहां पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, रिडक्शन इन कलेक्शन पीरियड, उस पर लिखेंगे 50 माइनस 40 इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10%, तो इंटू क्या लिखेंगे 10%. सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू यूज योर कैलकुलेटर. 30 lakhs into 10 into 10% divided by 360, that comes to 8,333. ऐसा करके हम लोग सेविंग्स एंड कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन लिखेंगे. एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, तो उसमें क्या लिखेंगे, वापस हम लोग ऐसा ही लिखेंगे. इट इज एन अमाउंट ऑफ 30 lakhs divided by 360 days into 50 minus 30 into cost of capital क्या लिखेंगे 10%. That is the way we will write the savings and the carrying cost. So 30 lakhs into 20 into 10% divided by 360, that comes to 16,667. ऐसा करके हमको सेविंग्स इन कैरिंग कॉस्ट लिखना है. अगर हम लोग 40 डेज का टाइम पीरियड इंप्लीमेंट करेंगे और अगर हम लोग 30 डेज का टाइम पीरियड इंप्लीमेंट करेंगे तो. So this is the way we are required to compute the savings in carrying cost for 40 days and 30 days. इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ये शॉर्टकट वाला मेथड इसलिए एप्लीकेबल है, क्यों? क्योंकि हमारा सेल्स का वैल्यू सेम रहता है इस वजह से. चलो स्टेप नंबर 4, उसमें क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस. उसके अंदर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, अगेन क्या लिखेंगे,
सेविंग्स ऑफ बेड डेट्स। नया कलेक्शन पीरियड में हमारा क्या होगा, बेड डेट्स कम हो जाएगा। तो देखो वापस क्या करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बेड डेट्स, और लास्ट में सेविंग्स ऑफ बेड डेट्स। अभी का हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 50 से, फिर कितना हो जाएगा 40 डेज, फिर कितना हो जाएगा 30 डेज। बेड डेट्स अभी कितना है, 30 लाख इंटू 5%, यानी 1,50,000। 40 डेज में क्या होगा, 30 लाख इंटू 4%, यानी 1,20,000। लास्ट में क्या होगा, 30 लाख इंटू 3%, दैट कम्स टू 90,000। यानी हमारा बेड डेट्स जो भी 1,50,000 है ना, वो 90,000 हो जाएगा। तो सेविंग्स कितना होगा, सेविंग्स विल बी एन अमाउंट ऑफ 60,000। कैसे, 1,50,000 माइनस 90,000। 40 डेज में क्या होगा, देयर विल बी अ सेविंग्स ऑफ ₹30,000। कैसे, वापस 1,50,000 माइनस 1,20,000। इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है कि आपको नया पॉलिसी जो है ना, उसको एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ कंपेयर करना है। रन दिस आंसर। Now I want you to make the calculation of the incremental profit or loss calculation on your own. Put your answer in the chat box, उसके बाद मैं करके देता हूं। So write an answer. Calculation of incremental profit or loss। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऐसा समझना है, कॉलम नंबर 1 होगा पर्टिकुलर्स, कॉलम नंबर 2 होगा 40 डेज, और कॉलम नंबर 3 होगा 30 डेज। यानी क्या करना है, हमको नया पॉलिसी एग्जिस्टिंग से कंपेयर करना है, नया पॉलिसी एग्जिस्टिंग से कंपेयर करना है, ऐसा हमको वर्किंग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, 40 डेज के कॉलम में सेल्स क्या लिखेंगे, सेल्स के सामने कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कोई सेल्स में चेंज नहीं है, ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है, तो चेंज ही लिखना है अपने को। कॉस्ट का तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अगर कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे भी रखा होता तो भी यहां पे कुछ नहीं आता। क्यों, क्योंकि ना तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है, ना तो फिक्स कॉस्ट में चेंज है। तो हमको आंसर का शुरुआत करना है सेविंग्स इन कैरिंग कॉस्ट, वहां से शुरू करना है। व्हाट इज द सेविंग्स इन कैरिंग कॉस्ट, द सेविंग्स इन कैरिंग कॉस्ट इज 8,333, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेविंग्स इन बेड डेट्स। बेड डेट्स में कितना सेव होगा, एन अमाउंट ऑफ ₹30,000, 40 और 50 में। तो ये दोनों हमारे फायदे हैं। वी अंडरस्टैंड इट्स ए लेस कलेक्शन कॉस्ट, वी अंडरस्टैंड इट्स ए कलेक्शन कॉस्ट हमारा हो जाएगा 60,000, पहले कितना था 30,000, तो वो कितने से बढ़ेगा, 30,000 रुपए से बढ़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द प्रॉफिट और लॉस। सो यूज योर कैलकुलेटर, 8,333 प्लस 30 माइनस 30, सो 8,333, ऐसा किया जाएगा। चलो 30 डेज का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। 30 डेज के अंदर वापस सेविंग्स इन कैरिंग कॉस्ट, इट विल बी 16,667, जो हमने कैलकुलेट करके रखा है। सेविंग्स इन बेड डेट्स से 60,000, और इंक्रीज इन द कलेक्शन कॉस्ट हमको दे रखा है 65,000। 65,000 कैसे आया, 95,000 माइनस 30,000। तो जो भी हमारा एडवांटेज है सेविंग्स 76,667 माइनस 65,000, इट इज 11,667।
ऐसा करके हमको कंपेयर करना है एंड वी अंडरस्टैंड एंड से ऑप्शन नंबर 2 इज बेटर। व्हाई? क्योंकि उसमें सेविंग ज्यादा हो रहा है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। दैट इज द रीजन से वी शुड गो फॉर द कलेक्शन पॉलिसी दैट विल रिड्यूस द एवरेज कलेक्शन पीरियड टू 30 days। ऐसा हम लोग समझते हैं। दिस इज द वे वी अंडरस्टैंड द आंसर। नाउ इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, अगर हमको कोई भी वर्किंग नोट नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर करना है, तो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। कैसे? वो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। एनुअल क्रेडिट सेल्स है 30 lakhs divided by 360 into 50 minus 40 into क्या करेंगे 10%। बाद में क्या होगा? अगेन 30 lakhs divided by 360 into 50 minus 30 क्या करेंगे? into वापस 10% करेंगे। That is the way we can make the computation of the answer। सेविंग्स इन बेड डेट्स, अगेन उसमें क्या कर सकते हो? 30 lakhs into 5 minus 4 यानी 1%। 30 lakhs into 5 minus 3 यानी क्या होगा? 2%। ऐसा करके आप डायरेक्टली सेविंग्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एक ही टेबल में पूरा का पूरा आंसर हो सकता है। यूजुअली आई कंटिन्यू विद द पैटर्न इन विच आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में वो स्टेप वाइज ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यूजुअली से स्टेप वाइज ही आंसर करवाता हूं। सो लेट अस आंसर द क्वेश्चन। द कंपनी इज एडवाइज्ड टू adopt a collection policy so as to reduce average collection period to 30 days। तो हमको क्या करना है? हमको कुछ ऐसा करना है कि जिसकी वजह से, दैट इज सेकंड पॉलिसी जो दे रखा है, कि जिसकी वजह से हमारा कलेक्शन पॉलिसी 30 डेज हो जाए। ना फ्रेंड्स देखो, ये क्वेश्चन तो अभी खत्म हो गया है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल मुझे आपको एक और एक्सप्लेनेशन देना है। सपोज ये क्वेश्चन में हमको इंक्रीमेंटल अप्रोच का स्पेसिफिकेशन नहीं होता, फॉर एग्जांपल मान लेते 2 मिनट के लिए, तो उस केस में आई वांट टू डिस्कस द क्वेश्चन विथ यू। तो उस केस में जो हमारा 3 मेथड है डिसीजन मेकिंग का, उसमें से मेथड नंबर 1 यहाँ पे लग नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, किसका? कॉस्ट का। मेथड नंबर 2 तो हो ही सकता है, जिससे हमने एग्जांपल भी किया, पर एट द सेम टाइम यहाँ पे मेथड नंबर 3 भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑप्शन में हमारा सेल सेम है। तो हाउ टू डू आंसर इन केस से द टोटल रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, मैं ये क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं। मैं इसलिए समझा रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि वी डू नॉट हैव द नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जिसमें सेल्स वैल्यू सेम रहता है। दिस इज व्हाट से वन क्वेश्चन दैट वी हैव, सो आई वांट टू डू इट विद दैट मेथड ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको इंक्रीमेंटल अप्रोच से ही करना है, पर अगर इंक्रीमेंटल अप्रोच का स्पेसिफिकेशन नहीं होता तो आप लोग दोनों में से कोई भी एक अप्रोच से कर सकते थे। चलो प्लीज राइट एन आंसर। इन दिस क्वेश्चन comma we can adopt total relevant cost approach because sales value is same for all alternatives।
full stop. In that case, we have to compute total cost for each option and option having lowest cost will be selected. देखो यहाँ पे अभी क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग लॉजिकली ऐसा समझ सकते हैं कि तीनों तीन ऑप्शन में हमारा सेल्स का वैल्यू सेम है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है, पर अगर दे रखा होता तो वो भी क्या होता, सेम ही होता। तो हमको क्या करना है, जो जो एक्सपेंसेस ये तीनों अल्टरनेटिव में चेंज हो रहे हैं ना, उसका टोटल करेंगे। जैसे कि हमारे एग्जांपल में बेड डेट्स, कलेक्शन कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये तीन एक्सपेंसेस का टोटल किया जाएगा और जो अल्टरनेटिव में ये एक्सपेंसेस सबसे कम है वो अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाएगा। यस, हमको क्या करना है फ्रेंड्स, ये तीनों तीन अल्टरनेटिव का जो जो एक्सपेंसेस में वेरिएशन आ रहा है वो सारे एक्सपेंसेस का टोटल करना है और जो अल्टरनेटिव में एक्सपेंस सबसे कम आएगा वो अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। सो लेट अस आंसर calculation of total relevant cost for each option। उसमें हम लोग लिखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड 50 डेज, 40 डेज एंड 30 डेज। उसमें हम लोग लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट, फिर हम लोग लिखेंगे बेड डेट्स, फिर हम लोग लिखेंगे कलेक्शन कॉस्ट। और उसके ऊपर से कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट। जो ऑप्शन का टोटल कॉस्ट सबसे कम है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन अभी हमने अच्छी तरह से समझा, 30 lakhs डिवाइडेड बाय 360 इंटू 15 इंटू 10%, ऐसे किया जाएगा। बेड डेट्स 30 lakhs इंटू 5%, यानी 1,50,000। कलेक्शन कॉस्ट अभी का 30,000 रुपए है। ऐसा करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 50 डेज के लिए, फिर 40 डेज के लिए, फिर 30 डेज के लिए, और जो ऑप्शन का सबसे कम कॉस्ट है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। सो इट इज 30 lakhs इंटू 50 इंटू 10% divided by 360, that is 41667. This is 1,50,000 plus 30,000, 2,21,667. नेक्स्ट इज 40 डेज, तो उसमें क्या किया जाएगा, 30 lakhs डिवाइड बाय 360 इंटू 40 इंटू 10%। अगेन उसका आंसर भी हमने करके रखा है 33,333। बेड डेट्स क्या होगा, 30 lakhs इंटू 4%, यानी 1,20,000। कलेक्शन कॉस्ट क्या होगा, 60,000, 33,333 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000, 2,13,333। नेक्स्ट 30 डेज में भी हमने करके रखा है 25,000 रुपए, देन 30 lakhs इंटू 3%,
that comes to 90,000. Collection cost 95,000. So 25 plus 90 plus 95, 2,10,000. हर एक ऑप्शन में हमने टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया। कौन से ऑल्टरनेटिव में वो सबसे कम है? 30 डेज में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 30 डेज का कलेक्शन पीरियड हमको अडॉप्ट करना चाहिए। जो आंसर हमारा आगे भी था, हमने 30 डेज ही सिलेक्ट किया था, देखिए। अच्छा, ये आंसर क्या है? 8,333 एंड 11,167। ना फ्रेंड्स देखो, आप फर्स्ट पॉलिसी और सेकेंड पॉलिसी का डिफरेंस कैलकुलेट करो। 221,667 माइनस 2,13,333 क्या होगा? 8,334। आपका वही आंसर आ रहा है जो ऊपर आ रहा था। 221,667 माइनस 2,10,000 क्या आ रहा है आंसर? 11,167। यानी जो आंसर आपने इंक्रीमेंटल अप्रोच में कैलकुलेट किया है वही का वही आंसर आपका यहाँ पे आएगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली थिंग विच डिफर्स इज द मेथड ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, और उसकी वजह से वी आर हैविंग से द difference in the value presentation, but otherwise the answer is always going to be same, whatever may be the approach that you adopt for the purpose of decision making. So small summary of the entire answer. क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट से प्रेजेंटली हमारा सेल्स है 30 lakhs, कलेक्शन पीरियड है 50 days और बेड डेट से 5% और कलेक्शन कॉस्ट है 30,000। ये चार इंफॉर्मेशन दे रखा है। कलेक्शन कॉस्ट का इंफॉर्मेशन हमारे लिए नया है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंसेस किया जाता है फॉर कलेक्टिंग द रिसीवेबल, 50 का 40 और 50 का 30, उन दोनों सिचुएशन में बेड डेट्स क्या होगा वो हमने दैट इज हमको दे रखा है। वो दोनों सिचुएशन में हमारा कलेक्शन कॉस्ट क्या होगा वो हमको दे रखा है। सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, सो वी हैव अज्यूम्ड दैट द सेल्स इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग आंसर। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कॉस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, इसलिए वी अंडरस्टैंड दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द कैरिंग कॉस्ट ऑन द सेल्स वैल्यू, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। पहला दो स्टेप नहीं लगेगा क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। स्टेप नंबर 3 जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सेविंग्स इन कैरिंग कॉस्ट से शुरुआत करेंगे। तो अभी का कैरिंग कॉस्ट निकला 50 में, 40 में, 30 में। 50 और 40 का कंपैरिजन किया, 50 और 30 का कंपैरिजन किया, उसके ऊपर से हमने सेविंग्स कैलकुलेट किया। या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिडक्शन इन द कलेक्शन पीरियड फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसके ऊपर से सेविंग्स का कैलकुलेशन 40 डेज और 30 डेज दोनों में ऐसा कैलकुलेशन किया जाएगा। स्टेप नंबर 4 बहुत आसान है, जिसमें इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, जिसमें मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट बना दिया कि व्हाट वुड बी द सेविंग्स इन द बेड डेट्स। 50 से 40 किया तो और 50 से 30 किया तो दोनों में हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस, जिसमें 40 इज कंपेयर्ड विद 50, 30 इज कंपेयर्ड विद 50, ऐसा किया जाएगा। सेल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल्स में कोई चेंज नहीं है। सेविंग्स इन कैरिंग कॉस्ट लिखेंगे, सेविंग्स इन बेड डेट्स लिखेंगे और इंक्रीज इन द कलेक्शन कॉस्ट लिखेंगे। That is the way the incremental profit or loss is calculated for 40 days and for 30 days. ये जो क्वेश्चन है उसमें कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है दैट से तीन ऑल्टरनेटिव में सेल्स का वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पे मैंने टोटल रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच से अगर आंसर किया होता तो कैसे होता वो मैंने आपको समझाया। वी अंडरस्टैंड दैट से तीन ऑल्टरनेटिव में जो वैल्यूज चेंज हो रहा है ना उसका टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यूज कौन कौन सा चेंज हो रहा है, कैरिंग कॉस्ट, बेड डेट्स एंड कलेक्शन कॉस्ट। इन तीनों का एक्सपेंस का टोटल किया और जिसमें खर्चा कम उसमें प्रॉफिट ज्यादा। तो हमने क्या बोला कि हमको 30 डेज का कलेक्शन पीरियड वाला पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए। फिर ये दोनों मेथड को रिकंसिडर किया एंड वी अंडरस्टैंड दैट से इसका रिकंसिडरेशन हो जाएगा।